नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम 6 पार्ट को देखेंगे जो साइंस एंड टेक का पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा था हम लोगों का। ठीक है। एंड यह हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है पीवाईक्यू सीरीज में, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। इस सब सब्जेक्ट्स को हमने काफ़ी होलिस्टिक वे में कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए, देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बोलगार्ड फर्स्ट एंड बोलगार्ड सेकेंड टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोलगार्ड फर्स्ट एंड बोलगार्ड टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है वह किससे रिलेटेड है? क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। बताओ किससे रिलेटेड है? देखो, जो बोलगार्ड फर्स्ट एंड बोलगार्ड सेकेंड है ना, ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन टेक्नोलॉजी है। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन टेक्नोलॉजीज है। ठीक है। इसमें बेसिकली हम जो बीटी जीन्स है ना उसको कॉटन प्लांट में इंसर्ट करते हैं। जैसे बीटी जीन्स हमने देखा था ना प्रीवियस लेक्चर्स में, बेसिलस थुरिंजिनेसिस बेसिकली जो जीन है उसको कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया जाता है, सो दैट जो सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट है बेसिकली उससे प्रोटेक्ट किया जा सके कॉटन प्लांट्स को। बेसिकली उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग देखें तो स्टेटमेंट नंबर वी विल विद द राइट आंसर, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। ठीक है। क्योंकि बोलगार्ड फर्स्ट बोलगार्ड सेकंड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन टेक्नोलॉजीज है। बेसिकली इसमें बीटी जीन्स को इंसर्ट किया जाता है जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उसमें। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोलगार्ड फर्स्ट सिंगल जीन टेक्नोलॉजी इज इंडिया फर्स्ट बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट बेसिकली अगर देखें तो अप्रूव फॉर कॉमर्शियलाइजेशन इन इंडिया इन 2002 में। 2002 में कॉमर्शियलाइजेशन के लिए बेसिकली अप्रूव कर दिया गया था। वहीं बोलगार्ड सेकंड कब आया था? 2006 में। यह डबल जीन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो इतना ध्यान रहे आपको। ठीक है। बोलगार्ड कॉटन हैज एन इंसेक्टिसाइडल protein formula naturally occurring solid microorganism called Bacillus thuringiensis and offer bill to protect for cotton against destructive American woolworm Heliodis अर्मिगेरा इन्फेस्टेशन। बेसिकली इससे कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। वुलवर्म जो बेसिकली इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। द इनहेंस डबल जीन क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकेंड एबी टेक्नोलॉजी फाउंड इन बोलगार्ड सेकेंड टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट अगेंस्ट वुलवर्म एंड स्पोडोपेट्रा कैटरपिलर। ठीक है। जिसे इंप्रूव करता है बॉल रिटेंशन, मैक्सिमाइजिंग यील्ड को मैक्सिमाइज मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यूजिंग फ्यूअर पेस्टिसाइड्स एंड प्रिवेंटिंग इंसेक्ट्स। बेसिकली ये सारी चीजें वो करता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज। हेरिडेटरी डिजीज जो बेसिकली चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है पासिंग ऑन mitochondrial disease from parents to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg। बोल रहा है जो माइकोकॉन्ड्रियल डिजीज है बेसिकली जो पेरेंट्स से स्प्रेड हो रहा है चाइल्ड में। ठीक है। उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं माइकोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बेसिकली आईवीएफ एक के आईवीएफ के पहले या बाद में हम माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज पास हो रहा है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में बेसिकली उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट वाला ये हो गया। सेकंड क्या बोला? चाइल्ड इनहेरिट्स माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम फादर। देखो, अगर इसमें देखें तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू कहीं ना कहीं हम जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेस पास हो रहे हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारा सही है। और इंपॉर्टेंट है बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है। ये भी हमारा सही है बेसिकली। सेकंड वाला बोल रहा है द चाइल्ड इनहेरिट्स माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ये भी हमारा सही है। ठीक है। ये इंटायरली मदर के साइड से होता है, फादर के साइड से नहीं होता। क्योंकि जो स्पर्म्स है ना बेसिकली स्पर्म माइक्रोकॉन्ड्रिया है बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। स्पर्म में बेसिकली जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वह फर्टिलाइजेशन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज होते हैं वो इंटायरली मदर से पास होते हैं चिल्ड्रन में। ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर।
आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज ऑल्सो known as mitochondrial gene therapy. Mitochondrial donation is a new form of reproductive in vitro fertilization IVF, which work on the principle of replacing a human abnormal mitochondrial DNA. जो वीमेन का मतलब अनहेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जो डोनर रहेगा उसके हेल्दी वन से, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक है, आई गेस कि आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है। So the in vitro fertilization technique, the egg is then fertilized with the partner sperm, thus the embryo remain free from any such defects, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो अनहेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए से। इस वजह से हमें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है जो बेसिकली अगर माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें, जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज पासेस हो रही थी, अगर इसको परफॉर्म किया जा रहा है बेसिकली तो ये सारी चीजों को हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी तक डिजीज पास हो रही थी, तो बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन कैन बी परफॉर्म ईदर प्रायर टू और शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पहले फर्टिलाइजेशन के पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद हम कर सकते हैं। इन बोथ केस दिस इज डन बिफोर द फर्टिलाइज्ड एग बिकम एन एम्ब्रियो। दोनों केसेस में अगर हम देखें तो ये पहले हो जाता है जब मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है एम्ब्रियो बनने से पहले, ठीक है। सेकेंड हमारा करेक्ट है क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज मदर के साइड से बस पास होती है, ठीक है, फादर के साइड से नहीं होती, मतलब फादर का इसमें रोल कोई नहीं रहता है क्योंकि जो स्पर्म का माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो इनएक्टिव होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, द टर्म ACE2 इज टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ACE2 बेसिकली किससे रिलेटेड है ये बताना हमें। जीन इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। बताओ कौन सा सही होगा इसमें। देखो ACE को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 बोलते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। देखो ये क्या करता है, जैसे कोई भी आप कोविड-19 पैंडेमिक ले लो, ठीक है, जब कोविड-19 पैंडेमिक काफी रैपिडली कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा था तो ये सर्व कर रहा था एज ए एंट्री पॉइंट ह्यूमन सेल्स में, बेसिकली एज ए एंट्री पॉइंट सर्व कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सार्स कोविड-19 था उसको एंट्री दिला रहा था ह्यूमन सेल्स में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर रहा था, बेसिकली उसके लिए होता है, तो कहीं ना कहीं स्प्रेड करता है वायरल डिजीज को, तो डी विल विद द राइट आंसर। आप देख सकते हो डिस्कवर टू विद सार्स कोव रिसेप्टर। कोरोना वायरस कैन इंटर इन वैरायटी ऑफ ह्यूमन सेल थ्रू द पर्टिकुलर प्रोटीन एंड स्प्रेड इन्फेक्शंस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के थ्रू वेरियस ह्यूमन बॉडीज ह्यूमन सेल्स में इंटर कर सकता है और इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं स्प्रेड कर सकता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोला कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोला है एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयरएज रेट्रो वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स, ठीक है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनो वायरस वेयरएज जो एड्स है बेसिकली कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो फर्स्ट वाला जो बोला ना एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स, ये गलत हमारा क्योंकि ये डबल होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स होते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है, और जो रेट्रो वायरस है इसमें सिंगल होते हैं, ठीक है। ठीक है, जो एडिनो वायरस है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम देखने को मिलता है, और वहीं पे जो रेट्रो वायरस होते हैं वह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स होते हैं, ठीक है, आरएनए जीनोम्स होते हैं, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट तो गलत होगा। दूसरा बोल रहा है कि कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडिनो वायरस वेयरएज द एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस। जी हाँ, हमारा सही है, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो बेसिकली होता है ये एडिनो वायरस की वजह से होता है और एड्स रेट्रो वायरस की वजह से होता है, तो वी विल बी द राइट आंसर क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा गलत है, ठीक है। एडिनो वायरस में सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और रेट्रो वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंडेड, जो रेट्रो वायरस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है।
कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय एडिनो वायरस, HIV इज क्लासिफाइड एज ए रेट्रोवायरस। तो इसकी वजह से कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस की वजह से होता है और HIV रेट्रोवायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो है बेसिकली उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, बैक्टीरिया एंड वायरस आर द यूज एज अ वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। बताओ कौन सा करेक्ट है। पहले बताओ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होता क्या है। देखो अगर फर्स्टली हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन क्या करता है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना बेसिकली उसको एक्टिवेट कर देता है कि अगर कोई भी वायरस इंटर करता है, कोई भी डिजीज ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो वह उससे फाइट कर सके। वैक्सीन का काम ही होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मीन्स क्या है। रिकॉम्बिनेंट मीन्स बेसिकली क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी ना किसी वेक्टर को इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। डीएनए को मिक्स करके वेरियस सोर्स से डीएनए को मिक्स करके उसको कहीं ना कहीं वैक्सीन को बनाया गया है। वेक्टर मतलब कैरियर होता है, ठीक है। वेक्टर मीन्स कैरियर होता है बेसिकली। इसमें हम जो हार्मलेस वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं ना उसको इंसर्ट करते हैं। बेसिकली इसको यूज किया जाता है डिलीवर करने के लिए जो पीस ऑफ डिजीज कॉजिंग वायरस होते हैं इनटू ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। जो डिजीज बेसिकली जिससे वायरस जिस वायरस से डिजीज हो रहे हैं उसके पीसेस को कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडीज में इंसर्ट किया जाता है। बट हाँ वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। इनएक्टिव होते हैं तो पहले से कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन बॉडीज उससे प्रिपेयर्ड हो जाती है। अगर फिर जो रियल वाले आते हैं ना तो उससे उसको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो बोला है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करके इसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, क्योंकि जो हार्मलेस वायरस और बैक्टीरिया है उसको इंसर्ट किया गया है वैक्सीन में, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एज वेक्टर, जी हाँ ये भी सही है क्योंकि वायरस एंड बैक्टीरिया बेसिकली यूज किया जाता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन आज लाइव रेप्लिकेटिंग वायरस दैट हैव बीन मॉडिफाइड टू कैरी एडिशनल जीन टेकन फ्रॉम पैथोजेंस। बेसिकली जिससे वायरस जिससे डिजीज स्प्रेड हो रहा है उसके एडिशनल जीन को कहीं ना कहीं इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। दीज एडिशनल जीन प्रोड्यूस अ प्रोटीन वी वांट टू इलिक्ट इम्यून अगेंस्ट द रियल वन बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि उसमें उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही कहीं ना कहीं बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड वाला भी करेक्ट है क्योंकि वायरस एंड बैक्टीरिया को इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। क्यों जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है बेसिकली उसको लाइट ईयर में ही मेजर किया जाता है, इसका रीजन हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। जो स्टेलर बॉडीज होते हैं बेसिकली उसके डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं देखने को, भाई ऐसा नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग अगर देखें तो। जेनेटिक ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ये भी चेंज होता हुआ देखता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्ट भी तो हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम, हाँ डी विल बी द राइट आंसर। जो स्पीड है बेसिकली लाइट का वो हमें हमेशा सेम देखने को मिलता है। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है उसको कहीं ना कहीं लाइट ईयर्स में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। Space distance is measured in terms of light years since the speed of light is known to be constant throughout the universe, and for high precision astronomical distance are expressed in terms of light years, ठीक है। बेसिकली ये हमारा आंसर सही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन अ प्रेशर कुकर टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड किस पे करता है मेनली। एरिया ऑफ द होल इन द लिड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लीड। बताओ इनमें से कौन सा सही है। एरिया ऑफ द होल इन द लीड, जी हाँ ये सही है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, भाई ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर लो फ्लेम भी रहेगा ना तभी कुछ सर्टेन टाइम के बाद कहीं ना कहीं फूड कुक होगा ही, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो था हमारा गलत था। वेट ऑफ द लीड, जी हाँ ये भी सही है। तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ होल इन लीड अफेक्ट्स हाउ मच स्टीम escape. A smaller hole allow more pressure to build up, increase the temperature, ठीक है। एक जितना स्मॉलर होल रहेगा उतना कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेगा और टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम अफेक्ट हाउ क्विकली प्रेशर बिल्ड बट नॉट द मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। ये अफेक्ट करता है कितनी क्विकली कहीं ना कहीं टेम्परेचर उसमें बिल्ड कर रहा है बट नॉट मैक्सिमम प्रेशर विच इज कंट्रोल बाय द प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म, ठीक है। जब ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो कहीं ना कहीं
जो उसमें प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म है उसके तहत कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट कर लिया जाता है ना, उसको रेगुलेट कर लेता है, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेता है। तो इस वजह से टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम गलत होगा हमारा। वेट ऑफ लिड स्पेशली द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व्स एंड विस्टल्स, a heavier weight allow higher pressure to build up before steam to is released, raising the cooking temperature basically, ठीक है। जितना heavier weight रहेगा उसका उतना कहीं ना कहीं वो अलाउ करेगा कि हाई प्रेशर बिल्ड अप हो उसमें। तो बेसिकली ये था, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। हमने पहले भी देखा था कि वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम। तो अगर देखें तो थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है, तो इससे हटा सकते फर्स्ट सेकंड। मतलब बैक्टीरिया एंड फंगी आर्टिफिशियल मीडियम में कहीं ना कहीं कल्चर्ड किए जा सकते हैं, बट वायरस को नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ए विल बी द राइट आंसर। देख सकते हो फर्स्ट करेक्ट है। एज पर गिलस टूमिंगटस अल्टरनारिया पेनिसिलियम notatum, Cladoporium harborum, Penicillium notatum are the four key fungi for allergology that were cultivated on a pure synthetic medium। इससे बेसिकली फंगी दिए हुए हैं जो कि सिंथेटिक मीडियम में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अगर एज अ मीडियम फॉर बैक्टीरिया दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली पोटैटो, डेक्सट्रोज अगर, सबोराउड डेक्सट्रोज अगर are the two medium that are most frequently used for fungus। बेसिकली ये था, वायरस को हम सिंथेटिक मीडियम में कहीं ना कहीं कल्चर नहीं कर सकते। तो थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट था, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। सोडियम लैम्प कैसे डिफर करता है एलईडी लैम्प से। पहला, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लाइट्स। मतलब बोल रहा है सोडियम लाइट्स 360 कहीं ना कहीं लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, वेयर एज जो एलईडी लाइट्स है, एलईडी लैम्प्स है बेसिकली, उसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सेकंड बोल रहा है स्टीरियल लाइट्स सोडियम लैम्प्स हैव a longer lifespan than LED lamps, ठीक है। सेकंड थर्ड क्या बोल रहा है, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट्स फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक while the LED lamps offer significant color advantage in street lighting। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो जो सोडियम लैम्प्स होते हैं बेसिकली वो रेडिएट करते हैं लाइट्स इन ऑल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से हमें 360 देखने को मिलता है, ठीक है। सोडियम लैम्प्स रेडिएट करते हैं लाइट्स को इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमें 360 डिग्री इमिशन देखने को मिलता है सोडियम लैंप्स में। जबकि एलईडी लाइट जो होते हैं ना वह डायरेक्शनल होते हैं, वह इमिट करते हैं लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। सेकेंड बोला है स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैंप्स। ये गलत है, एलईडी लैंप्स का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रीट सोडियम लैंप्स का कम होता है, तो इसकी वजह से सेकेंड हमारा गलत होगा। थर्ड बोला द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक while the LED lamps offer significant color advantage in street lighting। ये भी हमारा सही है, क्योंकि अगर देखें जो सोडियम लैम्प्स होते हैं वह लाइट्स को इमिट करते हैं मोस्टली इन येलो एंड ऑरेंज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। येलो एंड ऑरेंज पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं लाइट को इमिट करते हैं, और जो एलईडी होता है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को कहीं ना कहीं यूज करता है, उसमें लाइट्स को इमिट करता है बेसिकली। तो थर्ड वाला भी हमारा सही है, तो सी विल बी द राइट आंसर। देखो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि सोडियम लैम्प्स इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री, ठीक है। सेकंड वाला इनकरेक्ट है, हाई प्रेशर सोडियम लाइट्स और सोडियम लैम्प्स हैव टिपिकली लाइफ स्पैन फॉर सोडियम लाइट्स एंड सोडियम लैम्प्स इज एन एवरेज 24,000 आवर्स। लगभग 24,000 घंटे का इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। 24 घंटे का देता है, 24,000 घंटे का देता है, वेयर जो एलईडी है लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एनी अदर कमर्शियली अवेलेबल लाइट सोर्सेस, ठीक है। एलईडी हमें ज़्यादा कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन देखने को मिलता है एलईडी में, अगर अदर जो कमर्शियली अवेलेबल लाइट सोर्सेज हैं उससे कंपेयर करें तो, ठीक है। थर्ड वाला हमारा करेक्ट था क्योंकि मोनोक्रोमैटिक लाइट्स मीन दैट लाइट हैज ए सिंगल वेवलेंथ। जो लाइट्स है बेसिकली सिंगल वेवलेंथ जिसमें होता है। एग्जांपल के तौर पे आप सोडियम लाइट को देख सकते हो, ठीक है। एलईडी लाइट्स इज नॉट अ मोनोक्रोमैटिक बिकॉज इट मेड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इसमें आप कौन कौन सा था, इसमें था बेसिकली येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। और इसमें हमें डिफरेंट वेवलेंथ देखने को मिलता है, बेसिकली ये था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, बिस्फेनॉल ए बीपीए ए कॉज ऑफ कंसर्न इज a structural key component in manufacture of which of the following kind of plastics। बिस्फेनॉल ए बेसिकली
किस काइंड ऑफ प्लास्टिक को बनाने में यूज किया जाता है, तो यहाँ पॉलीकार्बोनेट होगा, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बिस्फेनॉल ए केमिकल प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज प्राइमरी इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को क्रिएट करने में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इट इज फाउंड इन वेरियस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग शटर प्रूफ विंडो, आईवीआर हो गया, वाटर बॉटल हो गया, इपोक्सी रेजिन हो गया दैट कोट सम मेटल फूड कैंस, ठीक है, बॉटल टॉप्स हो गया, वाटर सप्लाई पाइप्स हो गए, इस सब में कहीं ना कहीं पॉलीकार्बोनेट का यूज होता हुआ दिखता है हमें, ठीक है। अब इसको बेसिकली देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, ट्राइक्लोजन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट लेवल फॉर लॉन्ग टाइम, इज द मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइक्लोजन किस में प्रेजेंट होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में, फ्रूट रिपनिंग सब्सटेंसेस में, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स में, टॉयलेटरीज में। बताओ किस में यूज होता है, टॉयलेटरीज में बेसिकली हमें यूज होता हुआ इसका दिखता है। इसमें जैसे सॉप्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिओड्रेंट्स हो गया, एंड इसके साथ साथ अदर जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज होता हुआ दिखता है, ठीक है। इसमें जो फूड प्रोजेक्ट प्रिजर्वेटिव हो गया, फूड रिपनिंग सब्सटेंस, रीयूज प्लास्टिक, इस सब में यूज नहीं होता हुआ नहीं दिखता है, ठीक। Triclosan is an ingredient added to many consumers' product intended to reduce और prevent bacterial contamination, ठीक है। किसके लिए हो जाता है, रिड्यूस और जो रिड्यूस या फिर प्रिवेंशन करने के लिए जो बेसिकली बैक्टीरियल कंटामिनेशन होते हैं उसको, ठीक है। इट इज एडेड टू सम एंटी बैक्टीरियल सोप्स, बॉडी वॉशेस, टूथपेस्ट एंड सम कॉस्मेटिक्स में। मतलब एंटी बैक्टीरियल जो सोप्स होते हैं, बॉडी वॉशेस, टूथपेस्ट होते हैं और कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। Some short-term animal studies have shown that exposure to doses of triclosan is associated with decrease in the level of some thyroid hormones. Other studies have raised the possibility that exposure to triclosan contribute to making bacteria resistant to antibiotics. ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बेसिकली हो सकता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, क्योंकि डाइपोलर नेचर का होता है ये, ठीक है। इसका डाइपोलर नेचर होता है जिसकी वजह से हमें वाटर हमें ज़्यादा सब्सटेंसेस भी डिजॉल्व होता हुआ दिखता है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। It is due to water chemical composition and physical attribute that it is such excellent solvent. Water molecules have a polar arrangement of oxygen and hydrogen atoms. One hand hydrogen have a positive electric charge. Hydrogen जो होता है basically वो positively electric charge होता है उसमें, and जो अदर हैंड ऑक्सीजन है बेसिकली वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसकी वजह से सारी चीज़ें होती है बेसिकली, जो डिजॉल्व होता है, जो वाटर होता है मैक्सिमम चीज़ों में कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा 2021 का क्वेश्चन खत्म होता है, अब हम 2022 की ओर बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला बोला बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी किससे एसोसिएटेड है हमें ये बताना है। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैसेस, प्रोवाइड सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। बताओ कौन सा सही होगा। इसमें फर्स्ट हमारा सही हो, जो डैमेज्ड कोरल रीफ्स हैं बेसिकली उसको उनके रेस्टोरेशन के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद हेल्प ऑफ गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम a process of restore coral reefs using biorocks और mineral accretion technology in Gulf of Kutch, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली इसका यूज होता हुआ दिखा था, जिसकी वजह से क्वेश्चन आया था बेसिकली, ठीक है। बायोरॉक्स is the term used to describe the material created by electroaccumulation of minerals dissolved in salt water on steel structures that are lowered on the onto the sea floor and connected to energy source. This in this case solar panels that float on the surface. Basically जो solar panels float होते हैं सरफेस में, वाटर सरफेस पे, उसके तहत इसको एनर्जी मिलती है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन के तहत मिनरल्स को एक्यूमुलेट करके मटेरियल को बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था बायोरॉक्स टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना, करेक्ट बताना है। बोला डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू assess the age of plant and animal, distinguish among species like that look alike,
आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। बताओ इनमें से कौन सा डीएनए बारकोडिंग का यूज करके किया जा सकता है। फर्स्ट वाला हमारा गलत होगा क्योंकि एज को एसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, एज को एसेस नहीं किया जा सकता डीएनए बारकोडिंग के थ्रू। दूसरा सही है क्योंकि डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। हाँ जी हाँ, डीएनए बारकोडिंग का यूज करके जो स्पीसीज बेसिकली सिमिलर दिख रहे हैं ना, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड बोला है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो डी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। साइंटिस्ट यूज रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप्स कॉल्ड कार्बन 14 एज देयर क्लॉक टू डिटरमाइन द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। इसका यूज किया जाता है एनिमल जो प्लांट्स होते हैं उसका एज को डिटरमाइन करने के लिए। डीएनए बारकोडिंग का यूज नहीं किया जाता है, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला गलत होगा। सेकंड बोला डीएनए बारकोडिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इवन फ्रॉम minute amount of tissues which can help tackle problem like illegal trades of endangered species, ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, सिग्निफिकेंट लेवल पे हेल्प कर सकता है। डीएनए बारकोड्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल पेस्ट अटैक, आइडेंटिफाई डिजीज वेक्टर प्रॉपर्ली। तो थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट किया, ठीक है। थर्ड वाला का यूडी डीएनए बारकोडिंग व्हिच इज वाइडली यूज्ड इन फिश स्पीसीज इज वायबल मेथड फॉर authenticating the processed food. Using DNA barcoding, natural resources manager can monitor illegal trade of product made of natural resources like hardwood trees, ठीक है। डीएनए बारकोड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड वाला हमारा करेक्ट था। कुछ समझ थर्ड क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली, अगर उसको आप कंज्यूम करते हो तो वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स हमें देते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म is probiotic are found in food we ingest but they do not naturally occur in our guts, ठीक है। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेस्टेशन ऑफ मिल्क शुगर, जी हाँ सही है। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया एंड दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो बैक्टीरिया इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बेसिकली बैक्टीरिया यूज होता है, उसके बाद बिफिडोबैक्टीरियम यूज होता है इसमें, ठीक है। वहीं जो ईस्ट वाला है, ईस्ट वाले में क्या होता है यूज, सेचेरोमाइसिस बोयलार्डी, सेचेरोमाइसिस बोयलार्डी बेसिकली ईस्ट जो होता है वही यूज होता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। सेकंड बोला द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट ऑकर नेचुरली इन आवर गट, गलत है। सेकंड वाला कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। दे डू नेचुरली अकर इन आवर गट, ठीक है। हमारे गट में बेसिकली उस देखने को मिलते हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है। थर्ड बोला प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेस्टेशन ऑफ मिल्क शुगर, जी हाँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो लैक्टोबैसिलस, यह बेसिकली हेल्प करता है डाइजेस्टेशन ऑफ मिल्क शुगर, ठीक है, जो लैक्टोज वगैरह होते हैं। तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। प्रोबायोटिक्स आर द लाइव बैक्टीरिया एंड यीस्ट दैट आर बिलोंग टू हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग नंबर ऑफ डिजीज, दे आर आल्सो रिफर्ड एज द गुड बैक्टीरिया, ठीक है। तो बेसिकली डिजीज वगैरह को प्रिवेंट करने में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड वाला इनकरेक्ट है क्योंकि ये नेचुरली अकर भी होते हैं। सम बैक्टीरिया एड इन फूड डाइजेस्टेशन, एलिमिनेट डिजीज कॉजिंग सेल एंड क्रिएट विटामिन। न्यूमरस बायो probiotics produce product bacteria are identical to closely related to those found in natural body naturally, ठीक है। बेसिकली नेचुरली कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट है क्योंकि प्रोबायोटिक्स डाइजेस्टेशन ऑफ मिल्क शुगर में कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी। बी सेल एंड टी सेल पढ़ा होगा बेसिकली, हाँ। तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना उनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोला दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, ठीक है। दे एलिविएट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन, दे एक्ट एज इम्यून सप्रेसेंट इन बॉडी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। बताओ बी सेल एंड टी सेल का क्या रोल होता है। देखो बी सेल की अगर हम बात करें ना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, जो कि न्यूट्रलाइज करता है पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया उस, ठीक है। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजन को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस हो गए, ठीक है। और टी सेल क्या करता है, वह रिकॉग्नाइज करता है और किल करता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उसको, ठीक है।
बी सेल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है ताकि जो पैथोजेंस हैं उनसे उनसे फाइट किया जा सके, मतलब बैक्टीरियन वायरस से फाइट किया जा सके। टी सेल क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है और किल करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से क्या आंसर होगा, डी वाला, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हो डी करेक्ट है। लिम्फोसाइट्स are primarily classified into B cell and T cell. B cell function by producing antibodies that are released into body fluids which then attack antigens present in blood streams. जो बेसिकली बैक्टीरिया वायरसेस ब्लड स्टेन्स में प्रेजेंट होते हैं उससे फाइट करता है। ठीक है, ठीक है। वहीं अगर टी सेल की बात करें, टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और किल करता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। ये बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सांस कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बताना, हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोला, सांस बायर कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड्स। सांस यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सांस। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट। देखो इसमें हमारा तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। सांस बायर कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज देयर डाटा फील्ड, जी हाँ फर्स्ट वाला सही है। सांस यूजर्स कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, जी हाँ, क्योंकि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है ना भाई, एक दूसरे से कनेक्टेड है, मोबाइल फोन लैपटॉप्स में कहीं भी डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आउटमेल, हॉटमेल, याहू मेल आर द फॉर्म ऑफ सांस, जी हाँ ये भी सही है, तो डी विल बी द राइट आंसर। Web-based software is adaptable enough to be customized from both particular corporate need and individual users. ठीक है, customers can adjust user interface to alter the program appearance and feel as well as particular components like data fields to change the data that it displayed. Basically उसको change वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, sans enables online program access for any users. The users is not required to install the program on their computer. Users can therefore access data via their mobile devices. ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कहीं ना कहीं डाटा को एक्सेस कर सकता है वो। सांस इंक्लूड सर्विसेज लाइक आउटलुक हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू मेल हो गया। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज दीज सर्विसेज द यूजर मस्ट लॉग इनटू देयर अकाउंट ऑनलाइन, फ्रीक्वेंटली यूज द कंप्यूटर यूजिंग अ कंप्यूटर ब्राउज। ठीक है, बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। सेकंड क्या बोला, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। ठीक है, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बोल रहा है जो वेब 3.0 है वह जो यूजर होते हैं बेसिकली वो कलेक्टिवली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, रेदर देन ए कॉर्पोरेशन। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि जो वेब 3.0 है ना, बेसिकली यूजर कंट्रोल कर सकते हैं देयर ओन डाटा। ठीक है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि वेब 3.0 वर्ल्ड्स देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट ही है, क्योंकि इसमें बेसिकली यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से विदाउट एनी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर होता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड वाला भी हमारा सही है। थर्ड वाला वेब 3.0 ऑपरेट बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। बेसिकली अगर देखें तो ये बिल्ट किस पे है, डिसेंट्रलाइज मॉडल पे, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यूजर ऑपरेट कर सकते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मॉडल पे है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे यूजर्स ऑपरेट कर सकते हैं वेब कलेक्टिवली। ठीक है, तो बेसिकली ये था, थर्ड वाला भी करेक्ट हमारा, तो डी विल द राइट आंसर। फर्स्ट वाला करेक्ट, वेब 3 वर्ल्ड पीपल कंट्रोल देयर ओन डाटा, परमिशन लेस एंड डेमोक्रेट्स। बेसिकली यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज वो नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होता है। ठीक है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि वेब 3.0 ऑल द वैल्यू दैट आर क्रिएटेड कैन बी शेयर्ड अमंग मोर पीपल रेदर देन जस्ट द ओनर, इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉय। दैट्स व्हाई हमारा थर्ड वाला भी सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बताओ इनमें से कौन सा इससे एसोसिएटेड है क्यूबिट्स से। क्यूबिट्स को हम क्वांटम भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग से एसोसिएटेड है ये वर्ड। ठीक है,
जैसे अगर हम क्लासिकल कंप्यूटिंग में देखें तो बिट्स होते हैं ना, वैसे क्यूबिट्स होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा वी विल द राइट आंसर। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखकर आप इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। पूछा है विच ऑफ द एबव आर कंसीडर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी वाईफाई, वाईफाई में यूज होता है ना बेसिकली, ये तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट थर्ड वाला तो सही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जी हाँ, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेंज के लिए यूज होता है। अगर देखें तो फ्यू सेंटीमीटर से फ्यू मीटर तक ऑपरेट होता हुआ दिखता है। फिर आता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, जी हाँ, ये भी हमारा शॉर्ट रेंज डिवाइसेस में आता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, तो डी विल बी द राइट आंसर। शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है, जैसे एक्सेस कंट्रोल इंक्लूडिंग डोर एंड गेट ओपनर, अलार्म एंड मोमेंट डिटेक्टर, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, कॉर्डलेस ऑडियो डिवाइस हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेडिकल इम्प्लांट्स हो गया, मीटरिंग डिवाइसेस हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, टेलीमैटिक्स हो गया। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजें उसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है अदर देन दोज मेड और बाय ह्यूमन, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं उसके अलावा नैनो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सेकंड क्या बोला, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सब कॉस्मेटिक। ठीक है, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। बताओ इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि दे डू एग्जिस्ट इन नेचर। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, इन सबसे कहीं ना कहीं नैनो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हमारा गलत है। दूसरा बोला नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। जी हाँ, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, इस सबको कहीं ना कहीं सनस्क्रीन्स के लिए यूज वगैरह किया जाता है। ठीक है, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। क्या, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वगैरह हो गया। ठीक है, थर्ड वाला नैनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच इंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। जी हाँ, ये भी सही है। जो नैनो पार्टिकल्स बेसिकली स्मॉल साइज के हैं, लार्ज उनका सरफेस एरिया है, दे कैन कॉज इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि दे डू एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फिर उसके बाद वेरियस जो फॉरेस्ट फायर वगैरह हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, आप देख सकते हो नेचुरल नैनो पार्टिकल आर सोर्स फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, वेदरिंग हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड्स हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सारी चीजों पे। सेकंड भी हमारा करेक्ट था। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट लेवल ऑफ सन प्रोटेक्शन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फ्रिक्वेंटली एडेड टू कॉस्मेटिक्स। ठीक है, थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि वर्कर्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस आर मोस्टली एक्सपोज एट वर्क वाइल क्रिएटिंग गुड यूजिंग नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, while on the other hand customers get exposed to such nanoparticles through uses and application which may have hazardous and detrimental impacts। ठीक है, तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, इफ ए मेजर सोलर फ्लेयर्स reaches the earth, which of the following are the possible effect on earth। बताओ क्या पॉसिबल इफेक्ट होगा, करेक्ट बताना है। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, सुनामी कुड अकर इक्वेटोरियल रीजन, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, intense aurora can occur over much of the earth, forest fire could take place over much of the planets, orbits of the satellites could be disturbed, shortwave radio communication of the aircraft flying over the polar region could interrupted। बताओ कौन सा इसमें से सही होगा। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, जी हाँ, सोलर जो स्टॉर्म्स होता है बेसिकली इस पे इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स होता है वह इंटरवीन कर सकता है जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फेलियर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुनामी बोला, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, ये गलत है। देखो सोलर फ्लेयर से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ये जनरली एसोसिएटेड होते हैं, जैसे अंडर वाटर अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, डायरेक्टली सोलर फ्लेयर से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी विल बी द राइट आंसर, बट फिर भी देख लेते हैं। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, जी हाँ, पावर ग्रिड डैमेज हो सकते हैं। फिर बोला इंटेंस अरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, जी हाँ, आइनोस्फीयर में हमें अरोरा देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये भी हो सकता है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस मच ऑफ द प्लेनेट, ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, ये गलत है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हमें नहीं देखने को मिलता इससे।
6 हमारा सही है। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्बेड, जी हाँ, डिस्टर्ब, जी हाँ, ये हो सकता है। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन, जो शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन बेसिकली एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं पोलर रीजन में, उसमें इंटरप्शन देखने को मिल सकता है, जी हाँ, ये सही है। तो सी विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट से 7 वाला सही है। इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने बता दिया बेसिकली, तो आप, आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम और ऑफन टॉक अबाउट इन द मीडिया। बताओ क्या एग्जैक्टली है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। फर्स्ट बोल रहा है, a hypersonic missile is launched into space to counter the asteroid approaching the earth and explode it in space। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि एस्ट्रॉइड जो कि अप्रोच कर रहा है अर्थ की तरफ, उसको कहीं ना कहीं स्पेस में डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, ए स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, ए मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड द ऑर्बिट ओवर ए टारगेट ऑन अर्थ। डी बोल रहा है, ए स्पेसक्राफ्ट मूव अलोंग a comet with the same speed and places a probe on its surface। एक स्पेसक्राफ्ट बेसिकली मूव कर रहा है, कॉमेट जो मूव कर रहा है उसके अलोंग में, उसके साथ साथ, ठीक है, उसको प्रोव कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उसको प्रोव कर रहा है, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो सी विल बी द राइट आंसर। यह एक मिसाइल है जिससे बेसिकली एक स्टेबल ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डी ऑर्बिट करके कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो लोकेशन होता है अर्थ पे, उस पर स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। मतलब जो एक पर्टिकुलर टारगेट होता है उस पर स्ट्राइक करना, तो सी विल बी द राइट आंसर। ए मिसाइल इज पुट इन द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। बेसिकली एक टारगेट होता है जिसपे उसका बम्बार्डमेंट किया जाता है, बेसिकली ये है, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम इज वारहेड डिलीवरी सिस्टम दैट यूज अ लो अर्थ ऑर्बिट। किसका यूज करता है, लो अर्थ ऑर्बिट टुवर्ड्स इट्स टारगेट डेस्टिनेशन। जस्ट बिफोर रीचिंग द टारगेट इट द ऑर्बिट थ्रो ए रेट्रोग्रेड इंजन बर्न, ठीक है। सोवियत यूनियन फर्स्ट था डेवलप जो किया था बेसिकली फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम एज ए न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम, बेसिकली इसके लिए यूज किया गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन के द्वारा। अगर देखें इन अगस्त 2021 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना टेस्टेड द वेपन दैट कंबाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम विद हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल। बेसिकली एक काफी पावरफुल वेपन बन जाता है। तो ये था इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोफिल्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, हमें बताना कौन सा इसमें करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज, ठीक है। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। थर्ड क्या बोला, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो बायोफिल्म्स बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो यह प्रोवाइड कराता है लॉन्ग स्टैब्लिश सर्वाइवल मैकेनिज्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लॉन्ग स्टैब्लिश सर्वाइवल मैकेनिज्म को प्रोवाइड कराता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, बायोफिल्म का एक काम होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। जी हाँ, अगर मेडिकल इम्प्लांट्स जो बेसिकली जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, अगर बायोफिल्म्स वहाँ पे फॉर्म करता है तो इससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। सेकंड बोल रहा है, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म फूड एंड फूड प्रोसेसिंग। जी हाँ, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकते हैं बायोफिल्म्स। थर्ड बोल रहा है, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। हाँ, ये भी सही है, तीनों हमारा सही है, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। बायोफिल्म्स में फॉर्म ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग लिविंग टिश्यूज, फूड हो गया, फूड प्रोसेसिंग सरफेस हो गया, in developing medical devices in bodies like catheters, heart valves, human and animal tissues, industrial और पोर्टेबल वाटर सिस्टम, पाइपिंग, नेचुरल एक्वेटिक सिस्टम। मतलब वाइड वैरायटी ऑफ सरफेस में हमें देखने को मिल सकता है बायोफिल्म। थर्ड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एज बायोफिल्म्स अटैच टू ईच अदर एंड टू द सरफेस दे आर कैपेबल एक्टिंग एज अ बैरियर टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा 2022 का क्वेश्चन खत्म होता है, अब हम 2023 में बढ़ते हैं। फर्स्ट बोल रहा है, कंसिडर फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री।
फर्टिलाइजर प्लांट हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, और फिर उसके बाद स्टील प्लांट्स हो गए। बताना है ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। जो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या है बेसिकली, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन, वह किस किस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है? फर्टिलाइजर प्लांट में, जी हाँ, इसमें कर सकता है। देखो यार, सब में कर सकता है, फर्टिलाइजर प्लांट्स में भी कर सकता है, ऑयल रिफाइनरीज में कर सकता है, स्टील प्लांट्स में भी कर सकता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजर प्लांट्स की बात करें तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको एज ए फीड स्टॉक यूज किया जा सकता है अमोनिया को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। अमोनिया को प्रोड्यूस करने में एज ए फीड स्टॉक यूज किया जा सकता है, जो कि एक की कंपोनेंट है किसका, फर्टिलाइजर का, ठीक है। एंड ऑयल रिफाइनरीज में अगर हम बात करें तो इसे हम यूज कर सकते हैं डीसल्फराइजेशन के लिए, हाइड्रो क्रैकिंग के लिए, बेसिकली सब प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। तो ऑयल रिफाइनरीज का भी होगा। स्टील प्लांट्स में हम इसमें जो कार्बन इंटेंसिव कोक्स हैं बेसिकली, जिसे हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं, उसको ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिकार्बोनाइज हम कर सकते हैं जो स्टील सेक्टर है उसका, मतलब सी सही है, ठीक है। काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, क्या एग्जैक्टली आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। यहाँ पे पूछा है वोल्वाचिया मेथड इज समथिंग समटाइम टॉक्स अबाउट विद रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। वोल्वाचिया मेथड किससे एसोसिएटेड है, हमें ये बताना है। तो ये बोला कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ठीक है। कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है। प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, ठीक है। प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। बताओ इसमें से कौन सा सही है? देखो अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा ए विल बी द राइट आंसर। इससे कंट्रोल किया जाता है जो वायरल डिजीजेस है ना, जो कि बेसिकली मॉस्किटो के थ्रू फैलते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इस सब वायरल डिजीजेस को कहीं ना कहीं रोका जाता है वोल्वाचिया मेथड के थ्रू। यह क्या करता है बेसिकली, यह जो क्षमता है मॉस्किटो का ये सब डिजीज को स्प्रेड करने को, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। बेसिकली अगर वोल्वाचिया मेथड को मॉस्किटो पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बेसिकली जो एबिलिटी है मॉस्किटोज को वायरस को ट्रांसमिट करने का, वो हटा देता है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली घटा देता है। Wolbachia is a type of bacterium that can be introduced in mosquito to diminishing their capacity for transmitting diseases, ठीक है। बेसिकली था जैसे कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज, जैसे जीका हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, जो कि हमें जनरली स्प्रेड होता हुआ दिखता है किसके थ्रू, मॉस्किटोज के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग एक्टिविटीज। हाउ मेनी अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, बेसिकली हमें ये बताना है। फर्स्ट बोल रहा है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट ऑन फ्रॉमलैंड एक्सटेंसिवली। सेकेंड बोल रहा है इंक्रीजिंग द एल्केनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम्स, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonate water। बताओ इनमें से कौन सा एक मेथड है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन का? फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फॉर्मलैंड एक्सटेंसिवली। बेसिकली इसे इनहेंस मेथड वेदरिंग भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है, इसे हम इनहेंस वेदरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम इसको स्प्रेड करते हैं फार्मलैंड पे, जो मिनरल्स रॉक्स में प्रेजेंट है वह रिएक्ट करते हैं CO2 से इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो मिनरल्स बेसिकली रॉक्स में प्रेजेंट है वह एटमॉस्फेरिक CO2 से कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं, जो कि हेल्प करता है कैप्चर एंड स्टोर करने में कार्बन को, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या बोला, इंक्रीजिंग द एल्कालिनिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम्स। इसे हम ओशियन एल्कालिनिटी इनहेंसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है बेसिकली, उसको ओशियन में कहीं ना कहीं ऐड करते हैं। इससे एल्किनिटी जो है बेसिकली वो इंक्रीज करता है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ना उसको एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है कार्बन को इन सी वाटर। तो सेकंड वाला भी हमारा सही है। थर्ड वाला क्या बोला, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट वाटर। तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि सही है, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा वैसे ही सही है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक मेथड है किसका, कार्बन कैप्चर एंड स्टोर्स, ठीक है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोर का एक डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जांपल है थर्ड वाला। तो इसके अकॉर्डिंग देखो तो सी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक इज डिस्पर्स अक्रॉस एग्रीकल्चर लैंड्स टू एक्सपेडिट
द नेचुरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट है। द मेथड रेफर एज ओशियन एल्केनिटी एनहेंसमेंट encompasses the additional lime, calcium oxide or calcium hydroxide to ocean to elevate their alkalinity। बेसिकली ऑब्जर्व करता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 होते हैं उसको। ठीक है, थर्ड वाला तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज एक तरह से टेक्निक है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एरियल मेटाजीनोमिक्स। एरियल मेटाजीनोमिक्स बेस्ट रिफर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जो एरियल मेटाजीनोमिक्स होता है बेसिकली वह किसको रिफर करता है हमें ये बताना। देखो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने पढ़ा है इसको, अगर आप जान रहे हो तो यू कैन मेक इट करेक्ट, अदरवाइज गलत ही हो सकता है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम द एयर इन हैबिटेट एट वन गो। डीएनए सैंपल्स को कहीं ना कहीं कलेक्ट करना फ्रॉम एयर इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट एंड वन गो। तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते मेटाजेनोमिक डेल्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोब्स विद विद इन देयर नेटिव हैबिटेट्स। बेसिकली एरियल मेटाजेनोमिक्स जो होता है ना, entail collecting air samples from the specific setting to capture the genetic material DNA of various microorganism encompassing bacteria हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, अदर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स हो गया बेसिकली। ठीक है, उसके कहीं ना कहीं जीनोम्स वगैरह डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसको कैप्चर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो माइक्रो सैटेलाइट्स डीएनए होता है बेसिकली उसको किस में यूज किया जाता है हमें बताना है। देखो इसको यूज किया जाता है स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ना बेसिकली वेरियस स्पीसीज में, फौना के वेरियस स्पीसीज में, उसको कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट्स डीएनए अल्टरनेटिवली नोन एज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स represent a genetic maker characterized by repetitive sequencing of DNAs. Highly polymorphic microsatellites exhibit varying length attribute to discrepancies in the number of repeat units. By scrutinizing the discrepancies in microsatellites DNA sequencing within the individual or population, scientists can evaluate genetic diversity। क्या करता है, evaluate कर सकता है जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, इवोल्यूशनरी लिंक्स है बेसिकली बोथ विद इन स्पीसीज एंड साथ ही साथ अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स are used in manufacturing of components used in automobiles and aircraft। सेकंड क्या बोला, कार्बन फाइबर्स once used cannot be recycled। बताओ इनमें से कौन सा सही है। कार्बन फाइबर्स को हाँ यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, क्योंकि देखो इसका एक फीचर है ना कि यह लाइट वेट होता है और काफी स्ट्रांग होता है। जो कार्बन फाइबर्स होते हैं बेसिकली लाइट वेट होते हैं और काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका यूज होता हुआ दिखता है ऑटोमोबाइल्स में और जो एयरक्राफ्ट होते हैं। सेकेंड में बोला है कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये गलत हमारा, इसे रिसाइकल किया जा सकता है बट इसे रिसाइकल करना कैन बी चैलेंजिंग। बेसिकली रिसाइकल तो किया जा सकता है बट काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड गलत है। कार्बन फाइबर्स is a material consisting of very thin filaments of carbon atoms। Carbon fibers are fibers characterized by carbon content 90% और higher। ठीक है, जिसमें कार्बन का कंटेंट 90% और उससे ज्यादा होता है। प्रिंसिपल रेशनली बिहाइंड द एरोस्पेस इंडस्ट्री एडॉप्शन ऑफ कार्बन फाइबर्स लाई इन वेट रिडक्शन इट ऑफर्स। बेसिकली अगर एयरक्राफ्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है, एरोस्पेस में अगर देखने को मिल रहा है, तो इसका यही है कि जो वेट है बेसिकली उसको रिड्यूस कर देता है सिग्निफिकेंट लेवल पे। ठीक है, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन फाइबर्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और उसकी लाइफ जो होती है काफी लॉन्ग होती है। देयर आर न्यूमरस टेक्नोलॉजीज टू रिसाइकल कार्बन फाइबर्स। वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि जिससे कहीं ना कहीं कार्बन जो फाइबर्स है ना उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन, इन हाउ मेनी अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। इसमें से किसमें एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर होता क्या है, देखो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ सेंसर होता है जो कि मेजर करता है मूवमेंट्स को। ठीक है, मूवमेंट्स को मेजर करता है, स्पेशली एक्सेलरेशन की कितना
फास्ट कोई चीज़ मूव कर रहा है, स्लो डाउन कब हो रहा है, डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है, उस सबको कहीं न कहीं मेजर कर रहा है। तो वो बोल रहा है एक्सेलेरोमीटर किसमें रिक्वायर होता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट बोला है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन व्हिच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। मतलब क्या है बेसिकली, अगर कार क्रैश कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो एयरबैग्स ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं डिप्लॉय हो जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव्स। मतलब अगर कोई लैपटॉप गिर रहा है बेसिकली नीचे, हाँ, उसको डिटेक्ट कर लेगा, जिससे कि जो उसमें हार्ड ड्राइव होता है उसको इमीडिएटली टर्न ऑफ कर देगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट्स ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। मतलब जो फोन होता है ना, जैसे ये फोन आपने लिया हुआ है सपोज दैट, उसमें जो टिल्ट हो रहा है, तो उसमें जो डिस्प्ले रोटेशन है बेसिकली डिस्प्ले का, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है। बताओ कौन सा सही है? हमारा तीनों सही है इसमें, ठीक है, तीनों सही है। तीनों में कहीं ना कहीं एक्सेलेरोमीटर रिक्वायरमेंट होता है इसका। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला, अपॉन ए कोलिजन ए कार सेंसर टिपिकली an accelerometer transmits a signal to airbag control units to deploy the airbag automatic almost immediately, ठीक है। accelerometer in laptop protect hard drive from damage। थर्ड वाला, accelerometer is used in smartphone as it detect the rotation of their display between portrait and landscape mode depending on the tilt of the phone, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना कौन सा करेक्ट है। रोल ऑफ बायोफिल्टर का पूछा है किसमें? रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दे रखा? बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। बायोफिल्टर वेस्ट ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कराता है जो जो अनईटेड फिश फीड होता है ना, उसको रिमूव करके, ठीक है। बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट्स। जो फिश वेस्ट में अमोनिया बेसिकली प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। फॉस्फोरस को इंक्रीज करता है एज ए न्यूट्रिएंट बेसिकली फिश जो होते हैं वाटर में उनके लिए, ठीक है। बताना है कौन सा करेक्ट है। इसमें से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है, तो बी विल बी द राइट आंसर। बायोफिल्टर प्रोवाइड कराता है बेसिकली वेट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग द अननीडेड फिश फीड, ठीक है। क्योंकि देखो जो बायोफिल्टर्स होता है ना, वो ब्रेक डाउन कर देता है जो ये सब मटेरियल्स होते हैं काफी सिंपलर कंपाउंड में। इसी वजह से कहीं ना कहीं वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट्स। देखो अगर बायोफिल्टर्स की बात करें तो दे प्ले अ की रोल इन नाइट्रोजन साइकिल बाय कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है। अमोनिया जो होता है बेसिकली उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तो सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट है। थर्ड वाला जो बोल रहा है बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, यह गलत है क्योंकि दे बेसिकली फोकस ऑन नाइट्रोजन साइकिल एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये इस सब पे फोकस नहीं करते, फॉस्फोरस वगैरह का नहीं कोई सीन है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा गलत होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है क्योंकि द यूज ऑफ बायोफिल्टर्स टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड वेस्ट गैसेस हैज एडवांस इन रिसेंट डेकेड्स। अगर हम देखें तो, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव कंटामिनेट्स फ्रॉम फ्लूइड स्ट्रीम बायोफिल्टर फिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एन इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक मीडियम कैरियर विच has ability to break down the wide range of chemicals। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं उसको सिंपलर कंपाउंड में कहीं ना कहीं तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बायोफिल्टर करेक्टली इट इज पॉसिबल टू रेगुलेट अमोनिया एंड नाइट्रेट कंसंट्रेशन एट द लेवल सेफ फॉर फिश। बेसिकली थ्रू द बायोफिल्ट्रेशन process अमोनिया नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक नाइट्रोजन, ठीक है। जो अमोनिया नाइट्रोजन होता है बेसिकली उसको नाइट्रिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है which is subsequently transferred into less harmful nitrate nitrogen, ठीक है, ensuring the conducive environment for fish। थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि बायोफिल्टर्स डू नॉट इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर द फिश इन वाटर। फॉस्फोरस बेसिकली एक्चुअली रिमूव बाय बायोफिल्टर्स टू प्रिवेंट यूट्रोफिकेशन इन वाटर, ठीक है। फॉस्फोरस को बेसिकली रिमूव किया जाता है बायोफिल्टर्स के द्वारा ताकि यूट्रोफिकेशन ना हो। यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले वीडियो में पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोस एज वेल।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ऑब्जेक्ट इन स्पेस डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सी पे 8 इज जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ये गलत है हमारा, क्योंकि बेसिकली ये स्टार्स होते हैं जो कि पीरियोडिकली हमें ब्राइट एंड डिम होता हुआ दिखता है, मतलब चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है। नेबुला बोल रहा है, नेबुला स्टार विच ब्राइट एंड डिम पीरियोडिकली, ये वाला इससे मैच कर रहा है, ठीक है। नेबुला क्या है, जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट गैस इन स्पेस, ये वाला इससे मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि पल्सर न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ द फ्यूल एंड कोलैप्स, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, और ये वाला थोड़ा सा इधर उधर था, तो ई विल बी द राइट आंसर, क्योंकि थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि वो स्टार्स होते हैं जो कि हमें पीरियोडिकली ब्राइट एंड डिम होता हुआ दिखता है। सेकंड गलत है, कि नेबुला इज अ वेरी लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन आउटर स्पेस, ठीक है। ये बेसिकली गैसेस गैसेस क्लाउड होता है, गैसेस एंड डस्ट का क्लाउड होता है जो कि हमें आउटर स्पेस में देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड वाला सही है, क्योंकि पल्सर आर एक्सट्रीमली कम्पैक्ट रेपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन्स स्टार दैट हैव diameter of no more than 20 kilometers, 12 miles. They are virtually entirely made of neutrons that are formed when massive star run out of fuel and collapse, ठीक है। तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान। जापान होगा, जापान का खुद का एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान वगैरह जीपीएस वगैरह का यूज करता है, उसके बाद भी वेरियस कहीं ना कहीं जो नेविगेशन सिस्टम है उसका यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस encompass any satellites network offering positioning navigation timing service either globally or within a specific region। क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जो कि जापान के द्वारा बेसिकली बनाया गया है, जिसका एम है टू बोस्टर कवरेज इन ईस्ट एशिया ओशियानिया वाइल कंप्लीमेंटिंग जीपीएस, ठीक है। बेसिकली जो ईस्ट एशिया है, ओशियानिया है, हाँ, उसको कहीं ना कहीं यह कवर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोला बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सुपर at subsonic speed throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in initial phase of flight. Agni 5 is medium range supersonic cruise missile and वहीं पे BrahMos is solid fueled intercontinental ballistic missile। बताओ इनमें से कौन सा सही है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाता है भाई, ऐसे जाता है, तो ये जो जेट प्रोपेल्ड है ना, यह नहीं होगा, या रॉकेट प्रोपेल्ड होगा। या रॉकेट प्रोपेल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्टेज में इसको रॉकेट के थ्रू कहीं ना कहीं प्रोपेल किया जाता है बेसिकली। थ्रू आउट देयर फ्लाइट नहीं होता, जबकि हम जो क्रूज मिसाइल होता है बेसिकली वह जेट प्रोपेल्ड होता है। तो स्टेटमेंट तो सही है, बेसिकली ये उधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूपीएससी ऐसे भी घुमाता है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है, और सेकंड बोल रहा है अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखो अग्नि 5 जो है ना बेसिकली ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह क्रूज मिसाइल नहीं है, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और वहीं पे अगर ब्रह्मोस की बात करें तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंटर ब्लास्टिंग मिसाइल अग्नि 5 की बात करें तो यह इसका रेंज है 5000 किलोमीटर, ठीक है। और जो ब्रह्मोस का है 300 से 500 किलोमीटर तक है, 5000 नहीं 500, ठीक है। तो देखें तो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमारा दोनों नहीं सही है इसमें। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला ब्लास्टिंग मिसाइल आर रॉकेट प्रोपेल्ड ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट फॉलोइंग एन आर्चिंग ट्रेजेक्टरी, ऐसे ऐसे जाता है। टू टारगेट आफ्टर दैट बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेवल वेल आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटसाइड ही ट्रेवल करके फिर उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है, जो टारगेट हमारा रहता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट क्रूज मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट subsonic speed throughout their journey. Cruise missile flies within the Earth atmosphere and jet engine technology and uses jet engine technology, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर के विद इन कहीं ना कहीं वो फ्लाई करता है और जेट इंजन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। DRDO of India developed land-based intercontinental ballistic missile known as Agni 5, ठीक है। BrahMos is a medium range
रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट मे बी फायर्ड फ्रॉम सबमरीन शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड से, कहीं से भी फायर किया जा सकता है, ठीक है। ब्राह्मोस इज अनडाउटली वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमें बताना है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, it can be blended with it can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation. It can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. बताओ कौन सा सही है इसमें, तीनों हमारा सही है, तीनों में यूज किया जा सकता है, ठीक है, तीनों यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, ठीक है। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, जी हाँ ये भी सही है। इट कैन बी यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, जी हाँ ये भी सही है, ठीक है। देखो तीनों सही है। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है दैट अनलाइक कोल एंड ऑयल ओनली रिलीज वाटर वेपर एंड लीव्स नो रेसिड्यू इन एयर, बेसिकली वाटर वेपर बस रिलीज करता है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि hydrogen, a zero carbon fuel, can be used for power automobiles through both hydrogen internal combustion engine and hydrogen fuel cell, ठीक है। सेकंड वाला करेक्ट है, क्लीन हाइड्रोजन may be created and injected into natural gas pipeline to create bend that can be utilized to provide heat and power with fewer emission that देन जस्ट नेचुरल गैस, ठीक है। थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक फ्यूल सेल हार्नेस द केमिकल एनर्जी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और अल्टरनेटिव फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ए क्लीन एंड एफिशिएंट मैनर, बेसिकली ये भी हमारा सी है, ठीक है। सो ये हमारा 2022 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन खत्म होता है। 2024 का हमने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो हमारा साइंस एंड टेक का सीरीज जो है बेसिकली यहाँ खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।